वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि ये जो टॉप थ्री है, डेटा टाइप, ऑपरेटर, वेरिएबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप को कवर कर लेंगे। डेटा टाइप क्या है, एंड देन उसके बाद वेरिएबल, एंड वेरिएबल के बाद जो होगा वो होगा हमारा ऑपरेटर। तो सीक्वेंस इस तरह से होगा। व्हाट इज डेटा टाइप, टाइप एंड वाई, नेक्स्ट पे डालते हैं वाई वी रिक्वायर डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आपको डेटा टाइप या कोई भी लैंग्वेज में अलग अलग तरह का डेटा टाइप आपको अवेलेबल होता है। जैसे कि कंप्यूटर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे वर्क करने वाला एक सिस्टम है, एक मशीन है। तो डेटा की भी अलग अलग कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यूज करते हैं तो पिक्चर जो होता है, फोटो, उसे आप बाइट कह सकते हैं। देन वीडियो जो है, उसकी जो क्वालिटी जो होती है, अलग अलग तरह के होते हैं, MP4, ये इस तरह का जो डेटा अवेलेबल है ये कैटेगराइज किया जाता है मल्टीमीडिया में। लेकिन जब प्रोग्रामिंग में आप इसे इस्तेमाल करते हो तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्पेसिफिक कुछ नाम दिया होता है, उसकी कुछ साइज होती है, उसकी कुछ कैटेगरीज होती है। डेटा टाइप का मतलब सिंपल है कि अलग अलग तरह का जो डेटा है उसे हम लोग डिफरेंट जो टाइप्स होंगे उसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले बेसिकली मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा। अगर किसी को कोई डाउट है डेटा टाइप में क्या है, सो डेटा टाइप क्या है, अलग टाइप का जो डेटा है, डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं रियल रियल हमारे दुनिया में, कैरेक्टर्स, नंबर्स, ये जो डेटा टाइप होते हैं इसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो सिंपल होगा यूज करने के लिए। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे हमें डेटा डेवलपर को डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करना होता है, लिखना होता है, और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे डेवलपर को यूज करने की जरूरत नहीं होती है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो लैंग्वेजेस कौन सी है। स्ट्रॉन्ग टाइप जो लैंग्वेजेस होती है, स्ट्रॉन्ग टाइप, और दूसरी जो होती है वो होती है वीक टाइप। अब इसका मतलब क्या है ये हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जब भी कभी आप कोई प्रोग्राम में डेटा इस्तेमाल करते हो, जब भी कभी आप डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हो, तो वो डेटा जो स्टोर होता है ऑपरेशन के लिए या कोई भी परफॉर्मेंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर प्रोग्राम में इस तरह से कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो, 10 + 20, इस तरह से, तो सबसे पहले इसे आपको स्टोर करना होता है मेमोरी में। और वो जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी का नाम होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आप लोगों के मोबाइल में भी अवेलेबल होती है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब ये मेमोरी, जब सर कोई आप, नोटपैड की स्क्रीन दिख रही है बस। सॉरी, एक मिनट। एक मिनट मैं आपको पूरी स्क्रीन को शेयर करता हूँ, इस पहले ही मुझे बताओगे तो अच्छा रहेगा। सो नो वरीज, मैं शेयर कर रहा हूँ इंटर स्क्रीन, एक मिनट देना। अब आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? क्या आपको अभी नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है गाइस? कंफर्म कीजिए। पेंट की सर। ओके, आ, आप कौन सी दिखाई दे रही है? नोटपैड। यस, करेक्ट। ओके,
तो जब आप पेंट में मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ जो कि ये जो मेमोरी है ये रैम मेमोरी है। जब भी आप कोई प्रोग्राम यूज करते हो और वहां पे कोई डेटा स्टोर करने की कोशिश करते हो, डेटा पे ऑपरेशन करने की कोशिश करते हो, डेटा पे ऑपरेशन जब होता है सिंपल जैसे कि 10 + 20, तो वो जो डेटा है पहले कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करने की जरूरत होती है, और वो जो मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम। लेट्स सी, अगर आपने मेमोरी में कहीं पे एक डेटा स्टोर किया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, लेट्स सी ये जगह पे आपने 10 को स्टोर किया है, और यहाँ पे 20 स्टोर किया है। जब आप ऐसे डेटा स्टोर करते हो तो आपको जब यहाँ पे कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, ये जब फोर्स किया जाता है, डेवलपर को डिसाइड किया जाता है, डेवलपर डिसाइड करता है कि यहाँ पे इस ब्लॉक में कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग टाइप। और जहाँ पे डेवलपर को डेटा टाइप जो है स्पेसिफाई नहीं करना होता है, तो उसे कहते हैं वीक। तो इसमें डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप बोलोगे कि यहाँ पे अगर हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, अगर मैंने मान लो कि इस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे अकर्ड हो जाता है 20 + m, ये रियलिस्टिक वैल्यू नहीं है m। अभी 20 + m क्या कहेंगे? जैसे कि मानो कि यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ से हटा के ये वैल्यू को हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पे यम स्टोर कर लेते हैं। तो अब ये दोनों का जो एडिशन है, ये दोनों का एडिशन क्या होगा, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा? ये दो अगर मेमोरी ब्लॉक है, इन दोनों का अगर मुझे एडिशन करना है, एक की वैल्यू है 10 और दूसरी की वैल्यू है m, तो इसका आंसर क्या आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? चलो, पहले का आंसर क्या आएगा, कौन बता सकता है? अभिषेक, अबरार? किसी ने चैट पे दिया है 10 + m, एडिशन क्या आएगा, कितना होगा उसका आंसर? यम कोई मतलब रियलिस्टिक वैल्यू है नहीं, इसका क्या आंसर आएगा निखिल? इसका क्या आंसर आएगा? 22। फिर इसका आंसर 22 या कुछ और कुछ नहीं आएगा, ऐसा क्या? सर एरर है ना, डेटा टाइप डिफरेंट है। यस, करेक्ट गाइस। प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि 10 + m ये मैथमेटिक में अजम्पशन वैल्यू रहती है, कंप्यूटर में कोई अजम्पशन नहीं होता। m की वैल्यू क्या है उसको देना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको पहले ही ये जो मेमोरी में स्टोर करते हो कोई डेटा, आप अगर आपको 2 नंबर का एडिशन ही करना है, तो पहले ही उस ब्लॉक को डिसाइड करो। मुझे ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ही स्टोर करना है मुझे। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि ये ब्लॉक को आपको नंबर ही स्टोर करना है, तो यहाँ पे एरर देगा, और यहाँ पे ना कोई भी कैरेक्टर जो है वो आप स्टोर नहीं कर सकते, होगा ही नहीं उसमें स्टोर। आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी एक नंबर, जैसे कि 5। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी अलग। नाउ अगर मैंने, मुझे यहाँ पे भी सिर्फ नंबर ही चाहिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको नंबर ही स्टोर करना है। दैट्स इट। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक में सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो। अगर मैं ऐसे कुछ और स्टोर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल
वाई वाई, तो ये स्टोर होगा क्या इसमें? क्या ये वाई वाई नंबर है? नो सर। नहीं, तो ये स्टोर नहीं होगा। ओके, तो ये जो मैंने स्पेसिफाई किया है, ये नंबर ऐसा स्पेसिफाई किया है, इसे कहते हैं डेटा टाइप। इसे कहते हैं डेटा टाइप। और ये जो वैल्यू मैं स्पेसिफाई करूंगा, ये जो इसके अंदर मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू मैं पुट करूंगा, इस वैल्यू को हम लोग करेंगे कांस्टेंट। इसे कहते हैं कांस्टेंट। ऑब्वियसली ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं, ये कांस्टेंट मैं हटा देता हूँ। दूसरा जो वैलिड कांस्टेंट है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे कि 76। ये वैलिड है क्योंकि ये नंबर है। ठीक है। और जब हम मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर करते हैं, तब हमें हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। स्ट्रांगली टाइप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप कह सकते हैं, आपकी मर्जी। स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? व्हेन वी मस्ट नीड टू declare that data which we are storing into the memory, that must specify the data type। मतलब आपको देना ही पड़ेगा कि जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो मेमोरी में, उसे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो उसे हम लोग स्ट्रांगली टाइप कहते हैं। तो वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये स्ट्रॉन्ग टाइप है। वीक टाइप में कौन सी लैंग्वेज आती है? जिसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि आपको नंबर स्टोर करना है या स्ट्रिंग, ऑटोमेटिकली कुछ भी आप पुट कर सकते हो। तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है जावास्क्रिप्ट, पाइथन, एक्सेट्रा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको डेटा टाइप देना नहीं पड़ेगा। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको डेटा टाइप का इस्तेमाल होगा। इंटरनली इंटरनली ये जो है, ये डेटा टाइप का काम जो है, ऑटो कास्टिंग करके एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि पाइथन या जावास्क्रिप्ट में, वो हैंडल कर लेता है। लेकिन इसमें डेवलपर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि डेवलपर ही डेटा टाइप मेंशन करे। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रांगली टाइप है, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज must need to be specify data type when we are storing it। जब तक कि आप डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं करोगे, तब तक आप वो डेटा पे काम नहीं कर पाओगे। और वो डेटा क्या टाइप का स्टोर कर रहे हो, वो आपको स्पेसिफाई करना ही होगा। ये कौन से कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए सी, सी प्लस प्लस, जावा, एक्सेट्रा। इसमें वीकली जो प्रोग्रामिंग वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, उसमें आपको डेटा टाइप कोई भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे स्टोर कर सकते हो। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप देख लेते हैं, उसकी हायरार्की देखते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल है।
स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? डेटा टाइप्स, सबसे पहले डेटा टाइप जो अवेलेबल होगा उसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या है? विच डेटा टाइप built in built in given by programming language and its size cannot be change those we called primitive data type। ऐसे डेटा टाइप जो प्रोग्रामिंग के साथ बाय डिफॉल्ट से आए हुए हैं और जिसकी साइज और उसमें क्या स्टोर करना है ये पहले से ही डिसाइड किया होता है। प्रिमिटिव मतलब मूलभूत उसके साथ ही आए हुए हैं, उन डेटा टाइप को प्रिमिटिव कहते हैं। दूसरी जो अवेलेबल है, दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो डेटा टाइप्स, वो है नॉन प्रिमिटिव कह सकते हो उसे आप। विच साइज कैन बी चेंज बाय डेवलपर it is called user defined और नॉन प्रिमिटिव। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे एरे जो आपका बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एरे को। फर्स्ट इंटरव्यू के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा। एरे क्लास, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, etc, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जस्ट अ मोमेंट। नॉन नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि जिसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं और उसमें क्या स्टोर करना है ये भी हम लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हम अलग तरह का डेटा टाइप बना सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जिसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जा सकता है नॉन प्रिमिटिव को। लेट्स सी नाउ प्रिमिटिव में कौन से अलग अलग है हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है डिफरेंट डेटा टाइप्स पे। सो लेट्स कवर। इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे साइन या न्यूमेरिकल डेटा टाइप या साइन जिसमें प्लस माइनस दे सकते हैं। थोड़ा सा टाइपो हो सकता है बट इग्नोर इट। स्टार्ट करते हैं नंबर से। बाइट, शॉर्ट, हिंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये न्यूमेरिकल नंबर है। इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी आप नेचुरल नंबर स्टोर कर सकते हैं जिसकी साइज क्या है ये मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा आपको वो करना है। तो उसकी साइज क्या है, इसकी जो साइज है ना मतलब मैक्सिमम, जैसे कि एक मैं बाइट की साइज बता देता हूँ, 1 बाइट यानी कि 8 बिट, जिसकी मैक्सिमम साइज जो होगी,
जिसकी मैक्सिमम साइज जो होगी वो होगी 127। इसके आगे आप इसके अंदर इस टाइप के वेरिएबल में डेटा अगर आप पास करते हो डेटा टाइप में या मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हो तो वो एरर दे देगा। शॉर्ट की क्या है ये भी आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे भी आप नंबर स्टोर करते हो, इंट पे भी नंबर स्टोर करते हो, लॉन्ग में भी नंबर स्टोर करते हो, फ्लोट में भी और डबल में भी। तो इसका सारा एग्जांपल हम लोग एक बार देख लेंगे। देन उसके बाद दूसरा जो है, उसके बाद जो दूसरा है अनदर वन जो नॉन न्यूमेरिकल होता है, जैसे कि बुलियन, जिसके अंदर दो ही चीजें स्टोर की जाती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे कि आपको ट्रू को पता है क्या कहा जाता है, ट्रूला इलेक्ट्रॉनिक्स लँग्वेज मध्ये काय म्हटलं जातं, 1 0 असं काहीतरी क्या कहा जाता है। ट्रू को क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा नंबर हम कौन सा डिजिट हम देते हैं ट्रू को, 1। 1 ऐसे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरा होता है कैरेक्टर्स, कैर, जिसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर सिंगल कोट में स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि ए ऐसे, बी ऐसे, बस इसके अलावा हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स इट। ओके। और हमने ये जो डेटा टाइप सीखे हैं ये किस लिए सीखे हैं, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सीखे हैं। अभी वेरिएबल क्या है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नॉन प्रिमिटिव हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होता है वो होता है वेरिएबल। इसके बाद का जो टॉपिक है ये है आपका वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन where we store, name of memory location where we store data, that name we called, या सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, कोई अगर एक्सपर्ट रहेगा इंग्लिश का तो सो प्लीज यू कैन सजेस्ट। सिंपली नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डेटा, दैट लोकेशन नेम वी कॉल्ड वेरिएबल। बस। जैसे कि आपको कुछ नाम दिया है, जैसे मुझे संतोष दिया है, तो मैं मेरा ये जो नाम हुआ उसे आप वेरिएबल कह सकते हो। नेम कहाँ पे स्टोर करते हैं, आपको मैंने अभी बताया था कि जिस डेटा पे प्रोसेस करनी हो वो डेटा ये मेमोरी में होना जरूरी है। उस मेमोरी का नाम है रैम। जैसे कि अगर मैं कोई डेटा मेमोरी में स्टोर करता हूँ, यानी एक ब्लॉक में स्टोर होगा जैसे इस तरह से, तो ये जो डेटा है 20, इस डेटा को कहा जाता है कांस्टेंट। और ये डेटा लोकेशन पे जहां पे स्टोर किया है इसका जो डिफॉल्ट एड्रेस इस तरह से होता है। तो ये एड्रेस हमें ध्यान रखना और इस पे प्रोसेस करना ये थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्युअली कुछ नाम देते हैं इसे, फॉर एग्जांपल ए ऐसे। और ये जो नाम होता है मेमोरी लोकेशन को हम लोग देते हैं, ये जो नेम होता है इस नेम को कहा जाता है वेरिएबल। देखो ये जो नेम है ए बी, आप अगर कोई प्रोग्राम करते हो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप कोई भी जो देते हो जैसे कि A = 10, B = 20, C = A+B ऐसे देते हो। तो ये जो ए है जो क्रिएट होता है मेमोरी लोकेशन पे, ये जो ए है इसे कहा जाता है वेरिएबल, जो मेमोरी लोकेशन में वो वैल्यू को स्टोर करता है और हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं सिंपली। सो किसी को कोई डाउट है वेरिएबल में? अभी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके पहले आपको देना होता है डेटा टाइप। पहले देना होता है डेटा टाइप। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिया है, तो स्ट्रांगली टाइप में आपको अगर नंबर चाहिए तो यहाँ पे लिखो इंट, यहाँ पे लिखते हैं इंट, और सी के लिए भी लिखते हैं इंट। तो ये क्या स्पेसिफाई करेगा कि ए के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा टाइप स्टोर होगा। पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको, कि कुछ और दिख रहा है? आई गेस यस। महेंद्र, मधु, काही? Yes, sir. Print this. ओके, बस। ओके, क्विक क्वेश्चन. किती कॅटेगरी आहेत डेटा टाइपचे? विपुल? 2 types. ओके, गुड, ठीक आहे, ग्रेट. व्हेरिएबल आपण कशाला म्हणतो सोनल? चॅट मध्ये टाकलं का कोणी? ओके, हा निखिल, रेंज असेल तर सांगू शकतोस व्हेरिएबल कशाला म्हणतात? जिथे डाटा सेव्ह होतो, मेमरी सेव्ह होते. त्या त्याला जे आपण नाव देतो त्या नावाला काय म्हणतात? व्हेरिएबल असं म्हटलं जातं. व्हेरिएबल म्हणतात. ठीक आहे, गुड, शाबास. महेंद्र, काही डाऊट आहे व्हेरिएबल म्हणजे काय? No, sir. ओके, गुड, ओके. सो आपण आता काही व्हेरिएबल डिक्लेअर करणार आहोत. काही व्हेरिएबल मध्ये बाईट स्टोअर करणार आहोत, काही मध्ये शॉर्ट डेटा जो आहे तो काय आहे तो बघणार आहोत, त्याची साईज किती आहे ते बघणार आहोत. वेगवेगळे डेटा टाइप आपण बेसिकली चेक करणार आहोत आणि त्याची साईज. माझी स्क्रीनही तुम्हाला दिसत असेल. आजचा टॉपिक आहे डेटा टाइप अँड व्हेरिएबल. ओके, मी सुरुवात करतो बाईट पासून. बाईट हा डेटा टाइप आहे. बाईट आणि रोल नंबर. लेट्स सी. व्हेरिएबलचं नाव जे आहे तुम्ही काहीही ठेवू शकता. रोल नंबर, मी रोल नंबर 101 ठेवतोय अँड डिस्प्ले करतो त्याला रोल नंबरला सी आउट. रोल नंबर कॉनकॅनेट ऑपरेटर प्लस जोडतो, म्हणजे मला हे स्ट्रिंग पण दिसलं पाहिजे, प्लस मी हा जो व्हेरिएबल डिस्प्ले करायचा आहे त्याची व्हॅल्यू ही डिस्प्ले झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी असं दाखवतो. दॅट्स इट. मी आता याला एक्झिक्यूट करतोय. 5 नंबर, रन डेटा टाइप. बघा तुम्हाला हा जो दिसत आहे हा, पण हा जो डेटा टाइप आहे बाईट, याची कॅपॅसिटी मॅक्सिमम आहे 127. बघा मी इथे ठेवलंय 127. जर 128 टाकलं तर काय देतोय बघा इथे, सरळ रेड मध्ये एरर देणार तुम्हाला. काय म्हणतो? रिक्वायर्ड टाइप बाईट बट प्रोव्हाइडेड इंट, म्हणजे व्हॅल्यू जी आहे ती तुम्ही एक्सीड केलेली आहे. याच्यापेक्षा मोठा जो डेटा टाइप आहे तो सांगतो इंट आहे, तुम्ही इंट वापरू शकता.
तुम्हाला तो अलाउ करत नाही, एरर आहे तिथे रेड मध्ये. देन जास्त जे आपण यूज करतो त्याच्यामध्ये इंट तुम्ही वापरू शकता. इंट मार्क्स 220. मी मार्क्सही दाखवतो. त्याच्यानंतर आपण वेगवेगळे डेटा टाइप घेण्याचा प्रयत्न करूया. घेऊया डबल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू फ्रॅक्शनल व्हॅल्यू म्हणजे जे काय 2.2 ग्रेड किंवा CGPI 9.2 अशा पॉइंट मध्ये डेसिमल मध्ये तुम्हाला डेटा स्टोअर करायचा आहे, तिथे तुम्ही डबल यूज करू शकता. ज्याची रेंज आणि साईजचा जो चार्ट आहे मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर टाकून देतो, की प्रत्येकाची साईज जसं की, आणि तुम्ही ते काढूही शकता, प्रोग्राम मध्ये ते दाखवू शकता. आणि आता एक्झिक्यूट करूया. जिथे तुम्हाला डिव्हिजन फॉर एक्झाम्पल जिथे कॅरेक्टर यूज करायचं, फॉर एक्झाम्पल डिव्हिजन सिंगल कॅरेक्टर फक्त, तिथे कॅर यूज करा. जिथे तुम्हाला ट्रू किंवा फॉल्स यूज करायचा आहे तिथे तुम्हाला बुलियन यूज करावा लागेल. स्टेटस किंवा इज पास्ट, तो पास झाला का, ट्रू किंवा फॉल्स याच्यामध्ये येईल. इज पास्ट ठेवूया. त्यालाही तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता. याची मिन साईज आणि मॅक्सिमम साईज जर तुम्हाला काढायची असेल, की मॅक्सिमम डेटा काय स्टोअर करू शकतो आणि मिनिमम डेटा काय स्टोअर करू शकतो कोणत्या डेटा टाइप मध्ये, ते तुम्ही कशा पद्धतीने प्रोग्राम मध्ये बघू शकता. तर मी इथे तुम्हाला दाखवतोय. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, याच्यामध्ये तुम्ही असं लिहू शकता, फॉर एक्झाम्पल मीन व्हॅल्यू, मेन आहे हे वाला. बी चा जो बी जो आहे बाईटचा तो कॅपिटल ठेवा आणि इथे कॅपिटल मध्ये लिहा मीन व्हॅल्यू. याने तुम्हाला मीन व्हॅल्यू देईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला मॅक्स व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची आहे, म्हणून मॅक्स प्लस बाईट डॉट मॅक्स कॅपिटल मध्ये. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सर्व डेटा टाइपची जी मिनिमम व्हॅल्यू आहे काय ठेवू शकता आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय ठेवू शकता हे तुम्हाला इथे दिसायला मिळेल. मी इथे इंटिजरची घेतो, आय कॅपिटल इंटिजर. बघा मिनिमम व्हॅल्यू तुम्ही 128 टाकू शकता आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू जे आहे 127.
मायनस मध्ये पण असणार. कारण की आपल्याला सर्व व्हॅल्यू स्टोअर कराव्या लागतात ना. मायनस प्लस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह त्याच्यासाठी मायनस ही असेल. ठीक आहे. सो आता आपण बघणार आहोत व्हेरिएबल रूल्स अँड व्हेरिएबल स्कोप. व्हेरिएबल रूल्स मध्ये व्हेरिएबल जे रूल्स आहेत व्हेरिएबल रूल्स should not use white space in a variable. व्हाईट स्पेस वापरायचा नाही. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला रोल नंबर रोल नंबर असं लिहायचा असेल तर रोल स्पेस नंबर हा जो व्हाईट स्पेस आहे तो चालणार नाही प्रोग्रामिंग मध्ये. हा यूज नाही करायचा. हा व्हाईट स्पेस नसला पाहिजे. देन यूज कॅमेल केस. दुसरा जो रूल आहे यूज कॅमेल केस. कॅमेल केस म्हणजे काय की जर तुमचा रोल नंबर असेल तर याची जी सुरुवात आहे कॅरेक्टरची ती जी सुरुवात आहे लोअरने करायची आहे. व्हेरिएबलची जी सुरुवात आहे ती कशी करायची आहे लोअर केसने करायची आहे. फॉर एक्झाम्पल रोलचा आर जो आहे तो स्मॉल असला पाहिजे आणि दुसरा जेव्हा वर्ड चालू होतो तेव्हा कॅपिटल रोल नंबर ऑफ स्टुडंट. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला कंपल्सरी असंच करायचं आहे. एरर येणार नाही पण रीडेबिलिटी याने जास्त वाढते. क्वालिटी ऑफ कोड जो है तो तुमचा उंचावतो. सो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. ठीक है रोल नंबर के लिए. देन तीसरा है नो डू नॉट यूज स्पेशल सिंबल और स्टार्टिंग न्यूमरिक. म्हणजे व्हेरिएबल नेम घेताना तुम्ही असं लिहू शकत नाही 1 नंबर 2 नंबर असं वापरू शकत नाही किंवा तुम्ही असं स्टार नंबर असं काहीही तुम्ही यूज करू शकत नाही. फक्त अलाउड असतो अलाउ अंडरस्कोर. अंडरस्कोर जो आहे तो अलाउड आहे. जसे की रोल अंडरस्कोर नंबर असा अंडरस्कोर अलाउड आहे. हे रूल्स लक्षात ठेवा. प्रोग्राम करताना किंवा लिहिताना त्याच्यामध्ये काही चुका होता कामा नाही. एरर येणार नाही पण काही जणांना काही वेळास एरर येऊ शकतात यामध्ये स्टेप मध्ये. नाव नेक्स्ट पॉइंट स्कोप ऑफ व्हेरिएबल. याच्या अगोदर कोणी स्कोप ऑफ व्हेरिएबल केलेला आहे का? कोणाला आयडिया आहे स्कोप ऑफ व्हेरिएबलची? स्कोप ऑफ व्हेरिएबल. स्कोप ऑफ व्हेरिएबल जो व्हेरिएबल आहे त्याचा स्कोप कुठपर्यंत आहे. कारण याच्यामध्ये जर डेटा स्टोअर केला एखादी ऍप्लिकेशन बनवली आणि एखाद्यामध्ये तुम्ही जर 1000 व्हेरिएबल घेतले आणि 1000 व्हेरिएबलची साईज जी आहे 4 GB आहे आणि त्या 1000 व्हेरिएबलची साईज 4 GB आहे आणि तुमचा मोबाईल किंवा कम्प्युटर 2 GB चा असेल तर काय होईल? ती ऍप्लिकेशन चालेल का? कारण की व्हेरिएबल मध्ये आपण डेटा स्टोअर करतो आणि डेटा जो स्टोअर होतो त्याची पर्टिक्युलर साईज असते मेमरी तो युटिलाइज करत असतो. जर का तुमचा मोबाईल जर 2 GB चा असेल किंवा कम्प्युटर 2 GB चा असेल जिथे तुम्ही ऍप्लिकेशन रन करता आणि त्या व्हेरिएबलची साईज जर 4 GB असेल तर काय ती ऍप्लिकेशन चालेल का? येस चालणार नाही. बरोबर. मग डेव्हलपरनी जे सायंटिस्ट होते त्यांनी अशा पद्धतीची स्कोप्स काढलेले आहेत की
जर जर एखादा व्हेरिएबल एका ब्लॉक मध्ये जर डिक्लेअर केला असेल, फॉर एक्झाम्पल एक्स हा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर करतो, INT एक्स नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आणि हा ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला की लगेच या एक्स ने जी मेमरी घेतली होती, सम जी काही असेल, हा ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला की लगेच याने जी मेमरी घेतली होती ती रिलीज होईल. मतलब इसका ये है कि ये जो इसका स्कोप है सिर्फ ये करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर ही है. जैसे ही ये ब्लॉक पूरी तरह से एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो होगी वो ब्लैंक हो जाएगी, इसकी जो इरेज हो जाएगी, मेमोरी में जो भी यहाँ इसे जो मेमोरी मिली थी वो रिलीज हो जाएगी. तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी हमेशा के लिए भरी की भरी नहीं रहेगी. जैसे ही इसका काम खत्म, तो कैसे पता चलेगा? ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ओपन किया, ये स्टार्ट, ये क्लोज कर दिया, जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन खत्म, इसका काम भी खत्म और ये मेमोरी से भी चला जाएगा. तो इससे क्या होगा कि आप जो मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हो वो मेमोरी जो है हमेशा के लिए भरी नहीं रहेगी, रिलीज हो जाएगी, इरेज हो जाएगी. मतलब हमेशा एम्प्टी होती जाएगी जैसे ही इस वेरिएबल का काम होगा. तो जब हम लोग, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल हमें कहाँ तक चाहिए. अगर आपको लगता है कि इस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम एंड तक होना चाहिए, पूरी एप्लीकेशन खत्म होने तक चाहिए, पूरी प्रोसेस होने तक चाहिए, तो वो वेरिएबल का स्कोप अलग होता है, अलग तरह के अलग जगह पे आपको उसे डिक्लेयर करना होता है. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल. तो तीन तरह के स्कोप अवेलेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. पहला जो है लोकल वेरिएबल स्कोप, दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल स्कोप, या इंस्टेंस कहते हैं, वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं, और तीसरा होता है स्टैटिक स्कोप. और ये कैसे बनाते हैं ये प्रैक्टिकली देखते हैं, और वहीं पे इंटेलिजे पे मैं आपको दिखा देता हूँ. इंटेलिजे की स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? कंफर्म कीजिए. Yes, Yes, sir. sir. वेरिएबल स्कोप एग्जांपल, अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और आपको बताना है कि वो जो स्कोप है कहाँ तक है और कहाँ पे यूज किया जाएगा. ठीक है, अभी आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी. नोट्स यहीं पे लिख रहा हूं मैं. लोकल स्कोप, it is declared inside block. It is available only the block. मतलब कि जिस ब्लॉक में हम लोग इसे डिक्लेयर करेंगे उसी ब्लॉक में इसका इस्तेमाल होगा, दूसरे ब्लॉक में हम लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक है. सबसे पहले ब्लॉक की बात करेंगे तो एक होता है नाम का ब्लॉक और एक होता है बिना नाम का ब्लॉक. जैसे मैं ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो ये जो ब्लॉक होगा आपका, इसे बिना नाम वाला ब्लॉक कह सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखो, ये जो ब्लॉक है ये बिना नाम का ब्लॉक है, और दूसरा जो ब्लॉक है इसमें हमने पूरा नाम दिया है, ये मेन नाम का ब्लॉक है, जिसे इस ब्लॉक को हम मेथड भी कहते हैं, लेकिन वो इनिशियली ब्लॉक ही होता है. ये जो ब्लॉक है करली ब्रैकेट, ये ब्लॉक है, लेकिन इस ब्लॉक को हमने कुछ नाम दिया है. लेकिन दूसरा ब्लॉक अगर मैं कहूंगा, ये वाला बिना नाम वाला ब्लॉक, अगर कोई वेरिएबल, अगर मैं
कोई भी ब्लॉक में, या नाम वाला हो या बिन नाम वाला हो, अगर मैंने यहाँ पे int x किया है, इसकी वैल्यू मैंने 10 दी है, और मैं दूसरे ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा x को, तो इसका स्कोप क्या होगा? क्या ये एक्सेसिबल होगा? ये जो x है, क्या ये एक्सेसिबल होगा? नो। नो यस, सर। नो, यस, करेक्ट मोहिनी, नो, नहीं होना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिक्लेयर किया है हमने किसी एक ब्लॉक के अंदर, तो ये जो है ये लोकल स्कोप होगा। इस वेरिएबल का जो स्कोप है लोकल, जिसका मतलब होता है वो उसी ब्लॉक तक सीमित रहेगा जिस ब्लॉक में उसे डिक्लेयर किया है, और जैसे ही ये ब्लॉक एग्जीक्यूशन खत्म, ये वैल्यू भी जो है वैनिश हो जाएगी, उसकी मेमोरी भी रिलीज हो जाएगी, तो ये दूसरे ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ये सिंपल है। प्रोग्रामिंग करते टाइम पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। अभी दूसरा दूसरा जो होता है, अब अभी प्रॉब्लम ये आएगा कि हर बार मैं इतने सारे ब्लॉक क्यों यूज करूं, मतलब इतने सारे एक्स वाई वेरिएबल नहीं यूज करना है मुझे। मुझे सबके लिए कॉमन जो डेटा है, फॉर एग्जांपल सारे क्लास के लिए कॉमन अगर मुझे डेटा टाइप लेना है या वेरिएबल लेने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लास के अंदर int x y यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। तो ये जो है आप ऑल ब्लॉक में से इस्तेमाल कर सकते हो, x एंड y सपोज। देखो, जो क्लास के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं किया मैंने, डायरेक्टली क्लास के अंदर मैंने इसे डिक्लेयर किया, तो ये जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल होते हैं, ये जो डिक्लेयर वेरिएबल होते हैं, इसे कहा जाता है इंस्टेंस। यानी कि इस क्लास में जितने भी ब्लॉक हो, चाहे नाम के हो या बिना नाम के हो, वो सारे इस व्हेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आरामात त्याला यूज करू शकतात, काही अडचण नाहीये. पण वन मोर थिंग, की हा एक क्लास आहे. जेव्हा हा क्लासचं काम संपेल, तेव्हा हे व्हेरिएबलही संपून जातील. मग सेकंड पॉइंट, जर का तुमच्याकडे दुसरा क्लास असेल, क्लास सेकंड, आणि या क्लासमध्ये हे व्हेरिएबल यूज करायचे असतील, तर हे व्हेरिएबल जेव्हा तुमचा याचा जो काही ऑब्जेक्ट असेल या क्लासचा, तो संपला की हे व्हेरिएबलही संपून जातील, रिलीज होईल त्याची मेमरी, त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार नाही. ओके. सो तिसरा जो टाइप असतो, तो आहे तुमचा, लेट्स सी, INT स्टॅटिक, ज्याला तुम्ही ग्लोबल सुद्धा म्हणू शकता. आणि हा जो डेटा आहे, याचा जो डेटा आहे, या व्हेरिएबलचा जो डेटा आहे, जोपर्यंत तुमची पूर्ण ऍप्लिकेशन, आता तुमचे 1000 क्लास का असे ना, जोपर्यंत तुमची ऍप्लिकेशन रिस्टार्ट होत नाही, तोपर्यंत त्याचा डेटा रिमूव्ह होत नाही. मग तुम्ही हा INTMN तिसऱ्या क्लासमध्ये वापरा, चौथ्या क्लासमध्ये वापरा, पाचव्या क्लासमध्ये वापरा, तो डेटा तुम्हाला तशाच्या तसाच मिळेल. कधीपर्यंत? जोपर्यंत तुमचे ऍप्लिकेशन रिरन होत नाही किंवा रिस्टार्ट होत नाही. पण हा जो आहे, जो इन्स्टन्स आहे, याचा इन्स्टन्स किंवा हा क्लास संपला की याचा डेटाही संपून जाईल. पण स्टॅटिक ज्याच्या समोर लिहिलेलं असतं, त्याची मेमरी ही वेगळी मेमरी येते, जी ग्लोबल मेमरी असते, जी कधीच तेव्हाच ती रिलीज होते, जेव्हा जेव्हा JVM, जी एक्झिक्युशन इंजिन आहे, ते एक मोठं चॅप्टर आहे जे तुम्हाला शिकवणार आहे, तिथे तुम्हाला अजून स्टॅटिकचा अर्थ कळेल. पण आता असं समजून घ्या की ग्लोबल व्हॅल्यू जी आहे ती सेटच राहणार, त्याची व्हॅल्यू रिसेट होत नाही जोपर्यंत ऍप्लिकेशन रिस्टार्ट होत नाही. सो आता आपण बघितलेले आहेत 3 प्रकारचे स्कोप.
एका व्हेरिएबलचे. लोकल स्कोप म्हणजे ज्या ब्लॉकमध्ये डिक्लेअर केला त्याच ब्लॉकमध्ये तो संपून जातो. इन्स्टन्स म्हणजे त्या क्लास पुरताच मर्यादित असतो, त्याचा ऑब्जेक्ट संपला की त्याचा डेटा ही सगळा व्हॅनिश होतो. तिसरा स्टॅटिक, त्याचा डेटा दीर्घकाळपर्यंत राहतो. जोपर्यंत पूर्ण ऍप्लिकेशन रिस्टार्ट होत नाही तोपर्यंत त्याचा डेटा जो आहे तो इरेज होत नाही. म्हणून जेवढे कमीत कमी स्टॅटिक तुम्ही वापराल तेवढं चांगलं असतं. कारण की जेवढे तुम्ही जास्त स्टॅटिक वापरणार तेवढी तुमची मेमरी नेहमी फुल असेल, तेवढी मेमरी ऑक्युपाईड असेल. पण काही सिनेरिओज मध्ये तुम्हाला ते वापरावं लागतं, जिथे तुम्हाला पर्टिक्युलर डेटा कायमस्वरूपी यूज करायचा आहे एंड टू एंड पर्यंत, त्याच डेटाला तुम्ही स्टॅटिक बनवत असता. म्हणून आणि स्टॅटिक ची व्हॅल्यू जी आहे त्याचा जो प्रेफरन्स जो आहे तो सगळ्यात टॉप प्रायोरिटीवर येतो. स्टॅटिक ब्लॉक जे आहेत ते सगळ्यात अगोदर एक्झिक्यूट होतात, त्यांना वेगळी मेमरी मिळते. त्याचं लाईफ सायकल आपण पुढे बघणारच आहोत. ओके. कुणाला काही विचारायचं आहे? आज आपण बऱ्याच गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये डेटा टाईप काय आहेत, प्रत्येकाची साईज काय आहे, देन व्हेरिएबलचे रूल्स काय आहेत, व्हेरिएबल काय आहे, व्हेरिएबलचा स्कोप काय आहे, हे आज आपण पाहिलेलं आहे. हे सर्व ज्यांना इंटरव्ह्यूला प्रिपरेशन करायचं आहे ऑफ कॅम्पसला त्यांनी हे लक्षात ठेवा, किंवा तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये हे लिहू शकता, जेणेकरून तुम्हाला इंटरव्ह्यूच्या वेळेस क्विकली लक्षात ठेवता येईल. इंटरव्ह्यूचा क्वेश्चन होता मेन मेथडचा, जो मी काल तुम्हाला एक्सप्लेन केला होता. मेन मेथडचा तो एक इंटरव्ह्यू क्वेश्चन म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा, जो खूप महत्वाचा आहे. हा इंटरव्ह्यूला क्वेश्चन विचारला जात नाही लोकल स्कोप, इन्स्टन्स स्कोप किंवा स्टॅटिक स्कोप, पण रिअल टाइम प्रोग्राम एक दिला जातो. एक प्रोग्राम दिला होता वैष्णवीला बहुतेक करून, ज्याच्यामध्ये काउंटरची साईज जी आहे स्टॅटिक दिला होता. असं दिलं होतं बाहेर स्टॅटिक एक काउंट दिला होता, तो प्रोग्राम मी दाखवतो. काउंट, आय गेस मला थोडाफार रिमेंबर आहे. काउंट ज्याची साईज 4 दिली होती, इंट टाकायचं राहिले, इंट ज्याची साईज 4 दिली होती. कन्फ्युजन साठी बघा, ज्याची साईज 4 दिली होती आणि आतमधल्या फॉर लूपच्या ब्लॉक मध्ये ना अजून एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला होता, INT काउंट असा डिक्लेअर केला गेला होता. सर स्क्रीन न दिसत. हो सॉरी, पेनची स्क्रीन मी शेअर करायचं राहिलं. आणि ते 0 दिलं होतं. आणि काउंटला आय गेस 0 दिलं होतं की 1 दिलं होतं. काउंटला त्यांनी अशा पद्धतीनं डिस ऑपरेटर यूज करून काउंट असं केलं होतं, अशा पद्धतीने केलं होतं. तर तिथे तुमचं जे कन्फ्युजन होतं ते दूर करावं लागलं, कारण की इथे 2 काउंट नावाचे व्हेरिएबल आहेत, एक स्टॅटिक आहे आणि एक नॉन स्टॅटिक आहे. तर असा एक प्रॉब्लेम दिला होता, तुम्हाला विचारलं नाही ते की तुमचं लोकल स्कोप आहे की इन्स्टन्स स्कोप आहे की स्टॅटिक स्कोप आहे. तुम्हाला डायरेक्टली असा एक प्रोग्राम दिला होता आणि तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करायचं होतं की नेमकी व्हॅल्यू काय स्टोअर होणार होती त्याच्यामध्ये. अजून पूर्ण प्रोग्राम मी दाखवलेला नाहीये, बट यावेळेस मी सर्व ऑल जेवढे काही प्रोग्राम्स होणार आहेत इंटरव्ह्यू साठी बेसिक फंक्शन पर्यंत झाल्याच्या नंतर 1 तास स्पेशल इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स आणि 1 तास रेग्युलर कंटिन्युटी असणार आहे तुमची. म्हणजे असं तुम्हाला 2 तास द्यावे लागणार आहेत, जसं बेसिक होईल. सगळेजण इंटरव्ह्यू साठी किंवा नॉन इंटरव्ह्यू जरी असेल तरी पुढे पुढे तुम्ही इंटरव्ह्यू देऊ शकता ऑफ कॅम्पस, पण ज्यांचं सिलेक्शन झालं असेल ते जस्ट असंच सहज बनवून. सो कुणाला काही प्रश्न विचारायचा आहे? महेंद्र, मधु,